राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नाई की बहुत ही मजेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। बहुत गरीबी के दिन भी हुआ करते थे। 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक काना नाई था। वह बहुत ही गरीब था। खेती बाड़ी तो थी नहीं, रहने के लिए बस एक झोपड़ी भर थी। एक आंख का काना होना भी उसके लिए किसी पाप से कम नहीं था। लोग उससे दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाते थे। कहते थे कि एक आंख से देखता है, कहीं कट ना लग जाए। लोगों का डरना भी सही ही था। उस जमाने में आज की तरह के ब्लेड वाले उस्तरे भी तो नहीं होते थे। उस जमाने में गला काट उस्तरे का उपयोग होता था। चकमक पत्थर, जिन्हें आज फिल्प्ट कहा जाता है, उसको घिसकर उस्तरे बनाए जाते थे। पाषाण काल यह पत्थर घिस घिस कर, छीलन कर धारदार बना लिए जाते थे। उन्हें दैनिक जरूरतों के हिसाब से अलग अलग आकारों में ढाल लिया जाता था। क्लीन सेव रहना उस समय उद्देश्य नहीं हुआ करता था। बस इतना कि दाढ़ी के बालों को इतना छोटा कर दिया जाए कि ताकि उन पर पसीना जमा ना हो और कोई भी संक्रमण ना फैले। नाई की खस्ता हालत इतनी थी कि परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया था बेचारे को। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि गांव से बाहर निकलकर थोड़ी दूर तक जाया करो, हो सकता है कुछ ज्यादा काम मिले। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि कल के लिए थोड़ा सा सत्तू पीस दो, गांव के बाहर जाके देखता हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ। रात को जब सब बच्चे सो गए तो जो नाई की पत्नी ने डेवरी, जो डिबिया होती थी पहले, उसकी रोशनी चलती थी कि पहले बिजली तो होती नहीं थी, तो डिबरी की रोशनी में सत्तू पीसने लगी। बच्चे जागते तो सत्तू के लिए जिद करते। इस गरीबी में इतना तो था नहीं कि सब खाते। दीवार पर रखी चूहे की मारने की दवाई कब सत्तू में गिर गई, उस नायण को पता ही नहीं चला। अगली सुबह नहा धोकर नाई तैयार हुआ और अपने जो उस्तरे कैंची उसने उठाए और अच्छी तरह से धार लगा के तैयार किया हुआ सत्तू की पोटली और पानी पीने के लिए एक लोटा लेकर नाई घर से निकल पड़ा। रहा चलते चलते नाई ने देखा एक आदमी नीले रंग में रंगाए सफेद कुर्ता धोती, सर पर पगड़ी और हाथ में भरा हुआ थैला लिए सामने से चला जा रहा था। माथे पर लाल टीका लगा देखकर नाई समझ गया कि यह पंडित जी हैं। तो नाई कहने लगा, पाई लागे पंडित जी महाराज, इस तेज दोपहरी में कहाँ भागे जा रहे हो? तनिक बैठकर सुस्ता लीजिए, पीपल की बड़ी ठंडी छाया है। आगे 1 कोस तक भी कोई रूख पेड़ नहीं है। पंडित जी भी रुक गए नाई की बात मानकर। थैला रखकर गमछे से पसीना पोंछते हुए पंडित जी बोले, भाई बेटी की ससुराल जा रहा था, नाती पैदा हुआ है। नाई ने बात काटते हुए कहा, पंडित जी महाराज, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक बात कहूँ, आपकी सफेद धोती कुर्ते पर यह दाढ़ी थोड़ी जच नहीं रही, कहिए तो अभी बनाई देता हूँ। आखिर पंडित जी आप समधी के घर जा रहे हैं, अगर आपके समधी सब की दाढ़ी बाल बनी हुई होगी तो आपका क्या रसूख रह जाएगा। आखिर यही सब तो नाती रिश्तेदारी में देखा जाता है। पंडित जी दाढ़ी पर हाथ फिराकर बोले, सही में बढ़ गई है, बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, ऐसा करो बना दो झट से। पंडित जी के कहने की जो देर थी कि नाई उस्तरा पत्थर पर फिराने लगा। सूखी लकड़ी की तुमड़ी में पानी निकालकर नाई ने पंडित जी की दाढ़ी गीली कर दी। उस जमाने में राह चलते लोग या चरवाहे इसी लौकी की तुमड़ी का उपयोग पानी को साथ ले जाने के लिए करते थे।
जो शाकाहारी नहीं होते थे वो जानवरों के चमड़े को पीट पीट कर बनाई हुई थैली का प्रयोग करते थे, जिसे मश्क या मुश्क कहा जाता था। पंडित जी को नाई ने अपनी बातों में फंसा तो लिया था, सोचा अब थोड़ी सी सेकी भी बघार लूं। कहते हैं ना, नाइयों के घर तो बड़ाइयों में जाते हैं। तो नाई कहने लगा, पंडित जी आपको पता है रुद्रपुर के राजा ने अपनी सारी सेना को बिना दाढ़ी के रहने का फरमान जारी कर रखा है। कारण यह है कि युद्ध के समय दुश्मनों के हाथ राजा के सैनिकों की दाढ़ी से न पकड़ सकें। राजा खुद भी अपनी दाढ़ी बनाकर रखता है। राजा ने बुलावा भेजा है, सो पंडित जी वहीं जा रहा था। वो तो आप समधी के यहाँ जा रहे थे, इसलिए आपकी दाढ़ी बना दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कहाँ समय है राह चलते किसी की दाढ़ी के बाल बनाने का। दाढ़ी बनवाकर पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर राज दरबार में दाढ़ी बनाने वाले नाई से पंडित जी ने दाढ़ी बनवाई है। खुश होकर पंडित जी ने नाई को 1 पैसे की जगह 2 पैसे दाढ़ी बनवाने के लिए दे दिए। नाई भी अब खुशी खुशी आगे बढ़ चला। नाई अभी करीब कोई 1-1.5 कोस चलने के बाद नाई ने ऊपर की तरफ देखा तो सूरज ठीक सर के ऊपर आ गया था। लगभग आधी दोपहरी बीत चुकी थी। नाई ने सोचा कि अब कहीं कुआं देखेगा और सत्तू खाकर पानी पिएगा। थोड़ी दूर चलने पर एक राहगीर ने कहा कि भाई आगे संभल कर जाओ, एक हाथी पागल हो गया है। नाई ने घबराकर जो रास्ता बदल दिया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही थोड़ी दूर चला, सामने से आता हुआ हाथी दिखाई दिया। नाई का तो जैसे हलक सूख गया। नाई उल्टे पैर वापस भागा। नाई आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। ऐसा लग रहा था मानो नाई के पीछे मौत हाथ धोकर पड़ी हो। भागकर नाई एक पेड़ पर चढ़ गया। नाई के मुंह से निकला, अब ना बनी अब बनी। इस भाग दौड़ में उसके उस्तरे और कैंची की पोटली न जाने कहाँ गिर गई। किसी के हाथ लग गई तो 4 आने का नुकसान और हो जाएगा। खाली सत्तू की पोटली और लोटा ही बचा था। हाथी पेड़ के नीचे ही खड़ा चिल्ला रहा था और उसको नाई को लगा कि अब जान बचेगी नहीं। पता नहीं कौन सी घड़ी में घर से निकला था। हाथी अपनी सूंड से पेड़ को हिला रहा था। नाई डर के मारे और ऊपर चढ़ने लगा और उसके हाथ से सत्तू की पोटली छूटकर नीचे गिर गई। अब नाई के पास खाली लोटा बचा था। पागल हाथी सत्तू की पोटली सीधे अपने मुंह में डालकर खा गया। नाई फिर से बड़बड़ाया, अब न बनी अब बनी। हाथी से तो जान बच भी जाएगी तो भूख से जरूर मैं मर जाऊंगा। देखते ही देखते हाथी चारों पैर फैलाकर लेट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सत्तू का जहर असर कर रहा था और थोड़ी देर में हाथी मर चुका था। हाथी के शरीर में कोई भी हलचल ना देखकर नाई सोच में पड़ गया कि हाथी सो रहा है या मर गया। थोड़ा नीचे आकर एक बड़ी सी लकड़ी से हाथी की पीठ पर चुभोकर वह देखने लगा, पर हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी सी पत्तियां और टहनियां नाई ने हाथी के ऊपर गिराई, पर अब भी कोई हलचल नहीं हुई। एकदम नाई नीचे उतर कर आया और नाई ने लोटे से हाथी को ठोक ठोक कर देखने लगा कि सचमुच हाथी मर गया। नाई लोटे से हाथी के पीठ को ठोक ही रहा था कि कुछ लोगों की भीड़ आ गई और वे सब आपस में चिल्लाने लगे, अरे ये तो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही चमत्कारी है, देखो पागल हाथी को इसने लोटे से ही मार दिया। नाई भी तो सेकी बघारने में तेज था। उसने भी कहा, ऐसे कई हाथी मारे हैं हमने, हमें शिकार करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। लोटा दिखाते हुए नाई कहने लगा, यह बर्तन ही काफी है। कुछ लोग नाई को कंधे पर बैठाकर राज दरबार की ओर चलने लगे और कहने लगे, चलो
आपको अपने राजा से हम इनाम दिलवाएंगे। राजा से इनाम की बात सुनकर नाई थोड़ा खुश हो गया और वे लोग कहने लगे, आपने जो बहुत बड़ा काम किया है, आपने पागल हाथी को मार दिया। और वे लोग उसके पीछे जयकारा लगाने लगे, बर्तन वाले बाबा की जय हो। राज दरबार में लाकर लोगों ने राजा को सारी बात बताई और इनाम की घोषणा की। बर्तन वाले बाबा को और जो बर्तन चाहिए वे उपहार स्वरूप उन्हें दे दिए जाएं। नाइन ने मन में सोचा, घर में गागर नहीं है, वही ले लेता हूँ, पानी रखने के काम आएगी। तो उसने राजा से गागर मांग लिया। राजा ने कहा, बर्तन वाले बाबा, आज रात आप हमारे राजमहल में रुकिए, हमारे मेहमान बनकर। कल सुबह एक काम और हमारा कर दीजिए। एक शेर आदमखोर हो गया है, वही भी पकड़कर हमें दे दीजिए ताकि उसको पिंजरे में डलवा दें। आए दिन वह लोगों की बकरियों को खा जाता है, उसने पूरी प्रजा की नाक में दम कर रखा है। नाई की तो यह सुनकर जैसे सांस ही रुक गई, लेकिन करे तो क्या करे, असलियत बताएगा तो राजा नाई को ही पिंजरे में डलवा देगा। नाई ने सोचा, रात को जब सब सो जाएंगे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। नाई को बकायदे शाही महल में रखा गया। शाही भोजन खिला पिलाकर उसे मेहमानों के कक्ष में लिटाया गया। रात को नाई अपनी गागर और लोटा लिए दबे पैर राजभवन से निकल पड़ा, क्योंकि राजभवन में सब सो रहे थे। कुछ दूर चला ही होगा कि अचानक से नाई के पैर रुक गए। आदमखोर शेर मुंह बाए सामने ही खड़ा था। नाई के मुंह से निकला, अब ना बनी पर अब बनी, अब जान जरूर जाएगी। नाई वापस उल्टे पैर राजभवन की ओर भागा। नाई आगे आगे, शेर पीछे पीछे। तभी शेर ने एक लंबी छलांग लगाकर नाई के ऊपर कूद पड़ा, पर संजोग से शेर का सिर गागर में जाकर फंस गया। अब लगा शेर जोर जोर से दहाड़ने। शेर की दहाड़ सुनकर सैनिक भी राजमहल से भागे भागे आए। किसी ने राजा को भी खबर कर दी कि बर्तन वाले बाबा ने शेर को पकड़ लिया है। राजा भी वहां पर पहुंच गए। शेर को कब्जे में लेकर पिंजड़े में डलवा दिया गया। सब लोग बर्तन वाले बाबा की जय जयकार करते हुए नाई को फिर से राजमहल में ले गए। राजा ने फिर घोषणा की कि कल सुबह बर्तन वाले बाबा को इनाम दिया जाएगा। अगली सुबह नाई को राज दरबार में सम्मानित किया गया। राजा ने पूछा, बर्तन वाले बाबा जी, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। नाई तो मन ही मन सोच रहा था, खाली जान बख्श दो और यहाँ से छुट्टी दो। नाई था तो बेहद बेचारा, बहुत गरीब, पूरी जिंदगी बस खाने भर का कमाया था। उसने कभी हीरे मोती और मोहरों के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका तो बस घर के सामान उसे मिल जाए, बस उतना ही बहुत था। नाई ने कहा, राजा साहब, एक चिमटा और एक कलछी मिल जाती तो ठीक था। राजा के साथ साथ दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर धीरे से पूछा, ये बाबा तो खाली बर्तन ही मांग रहे हैं, मुझे तो लगा था कुछ आभूषणों की मांग करेंगे। मंत्री ने कहा, राजा साहब, बर्तन वाले बाबा हैं, सिर्फ बर्तन ही लेते हैं और राह चलते जरूरतमंदों को दे देते हैं। राजा ने कहा, तो ठीक है, बर्तन वाले बाबा को जरूरत के सारे बर्तन दे दिए जाएं और बाबा को कम से कम एक सप्ताह तक खास मेहमानों की तरह रखा जाए। अब तो नाई के सिर का पसीना जो पांव तक आने लगा। नाई मन ही मन बुदबुदाने लगा, अब ना बनी अब बनी। नाई के सारे बर्तन अब एक बोरे में भर दिए गए। तरह तरह के पकवान नाई को खाने को दिए, पर नाई के मन को कुछ भी नहीं भा रहा था। वह तो यह सोचकर डर रहा था, अगर कहीं मेरा राज खुल गया तो राजा उसकी जान ले लेगा।
जैसे जैसे 3 दिन बीत गए, रात को नाई अपने बर्तनों का बोरा लेकर महल के पीछे के गलियारे से निकलकर जा रहा था तो देखा 5 चोर खड़े थे जो राजमहल में चोरी करने आए थे। नाई के कंधे पर बर्तन का बोरा देखकर चोरों को लगा कि ये चोर हैं। एक चोर बोला, चोर भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़े हो या सब समेट लिए? नाई ने कहा, अभी बहुत माल है, आराम से जाओ। जैसे ही नाई जो 4 दीवारी से नीचे कूदा, सारे बर्तन खनक गए और गश्त पर निकले सैनिकों के कानों में आवाज गई तो सैनिक भागकर आए और देखा, अरे ये तो बर्तन वाले बाबा हैं, 4 दीवारी क्यों फांद रहे हैं? नाई ने सैनिकों को देखा तो कहा, मर गए? कहाँ मर गए हो सब? राजमहल में चोर घुस आए हैं। मुझे नींद में सपना आया कि मेरा सारा बर्तन चोर बाहर फेंक दिए हैं। मेरी नींद खुली तो मैं इधर ही भागा भागा आया। जाओ पता करो, चोर अंदर ही हैं। सैनिकों ने वहीं खड़े खड़े खतरे वाली पिपहरी बजाई और सारे सैनिक महल को घेर कर खड़े हो गए और चोरों को पकड़ लिया। राजा भी भागे भागे आए। सैनिकों ने राजा की सारी बात जो राजा को बताई कि आज बर्तन वाले बाबा नहीं होते तो राजमहल में चोरी हो जाती। राजा ने फिर से इनाम की घोषणा कर दी और नाई को वापस राजमहल ले आए। अगले दिन सुबह फिर से राज दरबार सजा। नाई को राजा ने अपने पास बिठाया और राजा कहने लगा, बाबा, आपकी बड़ी कृपा है। जब से आप हमारे राज्य में आए हैं हमारे सारे काम बनते ही जा रहे हैं। आप यहीं रुक जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। राजा की बात सुनकर नाई मन ही मन में बुदबुदाया, अब ना बनी अब बनी, अब जान नहीं बचेगी मेरी। राजा ने फिर कहा, बाबा, आप हमेशा जो चाहे मांग लीजिए, हम वचन देते हैं आप जो भी मांगेंगे हम उसे जरूर पूरा करेंगे। नाई ने सोचा, अच्छा मौका है, राजा ने वचन दे दिया है, घर जाने की इजाजत मांग लेता हूँ। नाई ने कहा, राजन, मेरा एक जगह रुकना संभव नहीं है, अगर आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए बस। राजा ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर एक समस्या है, जाते जाते वो भी निपटा देते तो बड़ी कृपा होती। पड़ोसी राजा ने युद्ध के लिए ललकारा है और उनकी सेना नदी के दूसरी तरफ तक आ गई है। आने वाले मंगलवार को युद्ध होना है, तब तक आप रुक जाइए। मैं सोच रहा हूँ ये युद्ध आपकी अगुवाई में लड़ा जाए। यह सुनकर नाई का तो जैसे हलक सूख गया। मन में ही मन में फिर बड़बड़ाया, अब ना बनी अब बनी, अब तो किसी भी कीमत पर मैं नहीं बचूंगा। राजा ने कहा, बाबा, हमारे पास सैनिकों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र अच्छी नस्ल के घोड़े भी हैं जो एक छलांग में पेड़ के ऊपर से निकल जाएं। बस युद्ध में आपकी अगुवाई चाहिए। नाई को तो जैसे रोना आ रहा था यह सब सुनकर, लेकिन करे भी तो क्या करे। सभा खत्म हुई। नाई ने मंत्री के साथ मिलकर घोड़ों का अस्तबल देखा और मन में प्लान बनाया कि आज रात को ही एक घोड़ा लेकर फरार हो जाऊंगा। रात हुई, सब सो गए। नाई चुपके से उठा और अपने बर्तनों का बोरा पीठ पर बांधा और धीरे धीरे अस्तबल की ओर चल पड़ा। सफेद घोड़े पर बैठकर एक ही छलांग में नाई 4 दीवारी फांद गया। जैसे ही नदी पार किया तो चांद की रोशनी में देखा कि दूसरे राज्य की सेना का तंबू लगा हुआ है। नाई ने सफेद घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा कि एक ही बार में तंबू पार कर जाए। घोड़ा था तो समझदार, उसने लगा दी छलांग, पर नाई डर गया। पहली बार तो घोड़े पर बैठा था। डर के मारे नाई घोड़े की पीठ से लटक गया और सारे बर्तन भड़बड़ाकर तंबू पर गिरने लगे। सारे सैनिकों को लगा कि राजा ने धोखे से आक्रमण कर दिया। एक तो नींद और तंबू के अंदर अंधेरा था। वो सब नींद में ही अपनी तलवारें खींचकर आपस में ही लड़ गए।
राजा के साथ साथ आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। जो कुछ बचे थे वे राजा के मरते ही वहां से भाग गए। तलवारों की टक्कर सुनकर घोड़ा उत्तेजित हो उठा और नाई को दूर पटककर राजमहल की ओर भागा। घोड़े के पैर खून से सने हुए देखकर सेनापति को समझते हुए देर नहीं लगी कि घोड़ा युद्ध से आ रहा है। राजा को खबर कर सेनापति सभी सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान की तरफ भागा। पहुंचकर देखा तो दुश्मन के सारे सैनिक और दुश्मन राजा भी मारा गया है। थोड़ी देर में सुबह हो गई तो पता चला नाई एक पेड़ के नीचे पड़ा करहा रहा था। घोड़े से गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था। कुछ सैनिक मिलकर नाई को उठाए और बर्तन वाले बाबा की जय जयकार करते हुए राजमहल वापस लौटे। राजवैद्य ने को बुलाया गया और राजवैद्य ने नाई का उपचार किया। कुछ दिन में नाई का पैर ठीक हो गया। फिर राजमहल में जो राज दरबार सजाया गया। राज दरबार में सब इकट्ठा हुए। जैसे ही नाई राज दरबार में आया तो राजा सहित सभी नाई के सम्मान में खड़े हो गए और चारों तरफ बर्तन वाले बाबा की जय जयकार होने लगी। राजा ने नाई से पूछा, बाबा जी आपने ये चमत्कार कैसे किया? बिना किसी अस्त्र शस्त्र के दुश्मनों को कैसे मार दिया? अब बेचारा नाई बोले तो क्या बोले। नाई ने कहा, राजा साहब कुछ को लोटे से, कुछ को चिमटे से और कुछ को तवे से मारा। ऐसे ऐसे करके सबको मार दिया। राजा ने नाई से पूछा, बाबा जी ये चमत्कार कैसे किया? बिना किसी अस्त्र शस्त्र के दुश्मनों को कैसे मार दिया? अब बेचारा नाई क्या बोले। नाई ने कहा, राजा साहब कुछ को लोटे से मारा, कुछ को चिमटे से और कुछ को तवे से मारा। ऐसे करके सबको मैंने मार दिया। राजा ने पूछा, बाबा जी दुश्मन राजा को कैसे मारा? वो तो बहुत ही बहादुर था। नाई ने कहा, राजा साहब दुश्मन राजा को तो मैंने कलछी से मारा। पूरा महल एक बार फिर से बर्तन वाले बाबा की जय जयकार से गूंज उठा। नाई को फिर से सारे बर्तनों के साथ साथ कपड़े, अनाज, पैसा, सोना चांदी के साथ एक घोड़ा भी दिया गया। राजा ने नाई को खुशी खुशी विदा किया। नाई खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।